हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर के बारे में। इजी टॉपिक है वैसे तो, बट थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं से ध्यान से सुन लो तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। सोल्ड पीवाईक्यू नोट्स वगैरह दूसरे चाहिए तो यहाँ पे दूसरी लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बैंकर परफॉर्म करता है मैनी फंक्शंस जब डील कर रहा होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि चेक्स वगैरह से। ठीक है, तो इस प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला है पेइंग बैंकर का, दूसरा है कलेक्टिंग बैंकर का। जो ये कंसेप्ट है ना, मेनली गवर्न किए जाते हैं बाय द एनआई एक्ट 1881। ठीक है, तो पेइंग बैंकर कौन होता है? पेइंग बैंकर इज द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। जो ड्रॉई का बैंक होता है उसको बोलते हैं पेइंग बैंकर। एंड विच मेक पेमेंट ऑफ द चेक। जो चेक का पेमेंट करता है उसको बोलते हैं पेइंग बैंकर। ठीक है, देयर प्राइमरी ड्यूटी टू ऑनर द कस्टमर्स मैंडेट। सिंपल वर्ड्स में, जो बैंक पे करता है चेक को, जब ये प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पेइंग बैंकर। एग्जांपल समझो, ए चेक लिखता है फ्रॉम हिज अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बी। ए का अकाउंट कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसने चेक लिखा है बी को। ठीक है, बी प्रेजेंट करता है उस चेक को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करता है पैसे को। बी प्रेजेंट करता है उस चेक को आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, मान के चलो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करता है चेक को। ठीक है, स्टेट बैंक कौन हो जाएगा? पेइंग बैंकर हो जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक कौन हो जाएगा? कलेक्टिंग बैंकर हो जाएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि ए का अकाउंट ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो ए ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही चेक लिखा हुआ है, वो तो पे स्टेट बैंक ही करेगा। तो इनकी कुछ ड्यूटीज भी होती है। ठीक है, ड्यूटी टू ऑनर चेक सेक्शन 31 इसके बारे में बात करता है। इफ देर आर सफिशिएंट फंड, अगर वहाँ पे सफिशिएंट फंड है और चेक प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है तो बैंक को पे करना होगा। रिफ्यूजल लीड्स टू लायबिलिटी फॉर डैमेज टू द कस्टमर्स रेपुटेशन। ठीक है, पहली ड्यूटी है पेमेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स मैंडेट। एक जो चेक होता है वो एक ऑर्डर होता है बाय द कस्टमर टू द बैंक, तो बैंक को पे करना होता है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल, एक चेक इज रिटर्न फॉर 10,000 रुपीज, बैंक कैन नॉट पे 15,000 या 5,000। ठीक है, बैंक 10,000 ही देगा। वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ ड्रोवर। ड्यूटी होती है पेइंग बैंकर की, कौन सी? वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ ड्रोवर। बैंक को कंपेयर करने होता है सिग्नेचर ऑन द चेक विद द जो उसके रिकॉर्ड्स में होते हैं। ठीक है, अगर सिग्नेचर फॉल्ड है ना तो पेमेंट इनवैलिड हो जाएगा, बैंक को बियर करने पड़ेंगे लॉसेज वगैरह। ठीक है, केस लो लंदन जॉइंट स्टॉक बैंक वर्सेज मैकमिलन। इसमें क्या होता है? कस्टमर लेफ्ट ब्लैंक स्पेस इन द चेक। कस्टमर ने ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए थे चेक में, विच वर लेटली फ्रॉडुलेंटली अल्टर्ड। ठीक है, तो कस्टमर वाज नेग्लिजेंट एंड बैंक वाज नॉट लायबल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? कस्टमर नेग्लिजेंट था और बैंक लायबल नहीं माना गया। प्रिंसिपल, कस्टमर मस्ट नॉट ड्रा चेक नेग्लिजेंटली। कस्टमर को नेग्लिजेंटली चेक ड्रॉ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है इंश्योर चेक इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड। बैंक को चेक करना होता है कि डेट वैलिड है, चेक स्टेल तो नहीं है। ठीक है, चेक कोई पोस्ट डेटेड तो नहीं है, चेक इज नॉट मटेरियली ऑल्टर, कोई अल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है वहाँ पे। ये इंश्योर करना होता है किसको? पेइंग बैंकर को। नेक्स्ट है चेक सफिशिएंट फंड। बैंक को इंश्योर करना होता है कि कस्टमर के पास सफिशिएंट बैलेंस है क्या। ठीक है, अगर कोई बैलेंस नहीं है बैंक में रिफ्यूज द पेमेंट, बैंक पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। वेरीफाई करना होता है एंडोर्समेंट। अगर एक चेक ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है, पिछली वीडियो अगर सीरीज से देखते आ रहे हो ना तो मैंने उसमें समझा दिया था वो। ठीक है, तो नहीं देख रही है तो भाई आपकी गलती है। वेरीफाई एंडोर्समेंट। अगर एक चेक ऑर्डर चेक है ना तो बैंक को वेरीफाई करना होता है एंडोर्समेंट। ठीक है, मतलब एक चेन ऑफ एंडोर्समेंट उसको वेरीफाई करनी होती है। ए ने बी को, सी को, सी ने डी को, ये सारा कुछ उसको वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 क्या कहता है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पेमेंट वैलिड माना जाता है। पेमेंट कंसिडर किया जाएगा वैलिड जब बैंक पे करेगा चेक को अकॉर्डिंग टू द अपरेंट टेन्योर, जो उस पर लिखा हुआ है गुड फेथ में। अगर बैंक पे करेगा बिना नेग्लिजेंस के, ठीक है, टू द पर्सन इन पोजेशन। ठीक है, उसी को जिसके पास पोजेशन है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो पेमेंट वैलिड माना जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी बैंक को। सेक्शन 85 क्या है? सेक्शन 85 कहता है अगर बैंक पे करता है चेक को प्रॉपरली, बैंक विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। अगर बैंक पे करता है चेक को प्रॉपरली तो बैंक प्रोटेक्ट किया जाएगा लायबिलिटी से। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देता है पेइंग बैंकर को दो सिचुएशन में। पहला है ऑर्डर चेक, दूसरा है बियरर चेक। ऑर्डर चेक, बियरर चेक क्या होता है पता होगा आपको। अगर एक चेक पेबल है टू द ऑर्डर एंड द बैंक पे अकॉर्डिंग टू द एंडोर्समेंट, तो बैंक प्रोटेक्ट किया जाएगा वहाँ पे, इवन इफ एन एंडोर्समेंट लेटर पता चले कि वो डिफेक्टिव था। बियरर चेक पे चेक इज पेबल टू बियरर, द बैंक कैन पे हुएवर प्रेजेंट्स द चेक। मतलब कि अगर बियरर चेक है तो बैंक जो प्रेजेंट करेगा उस चेक को उसी को पे कर देगा। ठीक है, और बैंक प्रोटेक्ट किया जाएगा इस केस में। तो सेक्शन 85 प्रोटेक्ट करता है पेइंग बैंकर को जब वो चेक करेक्टली पे करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट ऑफ पेइंग बैंकर क्या आएंगे? एक पेइंग बैंकर के पास सर्टेन लीगल प्रोटेक्शंस होती है। राइट या लीगल प्रोटेक्शन भी इसको लिख लेना। ठीक है, पहला है राइट टू डेबिट कस्टमर अकाउंट। जब बैंकर वैलिड पेमेंट करता है तो वो डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट को। दूसरा है फॉर्ड एंडोर्समेंट इन ऑर्डर चेक। सेक्शन 85 सब सेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है। अगर चेक पेबल है टू ऑर्डर और एंडोर्समेंट फॉर्ड है, ठीक है, तो बैंक की डिस्चार्ज, तो उस केस में बैंक प्रोटेक्ट होगा इफ द पेमेंट वाज मेड
इन ड्यू कोर्स, ठीक है। बैंक नॉट प्रोटेक्टेड इफ द ड्रायर सिग्नेचर इज फोर्ज्ड, बैंक इस केस में प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा अगर ड्रायर के जो सिग्नेचर है ना वो फोर्ज्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल से पढ़ो समझ में आ जाएगा। ए चेक लिखता है पे रमेश और ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर चेक है। कोई क्या करता है, रमेश के नकली साइन करता है और देता है चेक को बैंक को, ठीक है। अगर बैंक पे करता है चेक को ऑनेस्टली केयरफुली तो वहां पे बैंक प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक अगर कोई भी लॉस होगा तो उस केस में रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ड्रायर के सिग्नेचर मान के चलो ए के सिग्नेचर उस चेक पे फोर्ज्ड है, मतलब गलत है, ठीक है, तो बैंक वहां पे प्रोटेक्ट उस केस में नहीं किया जाएगा। फोर्ज्ड अगर एंडोर्समेंट है तो बैंक प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 85। फोर्ज्ड अगर ड्रायर के सिग्नेचर है तो बैंक नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 85, ध्यान रखना। कौन सा बैंक? पेइंग बैंकर। नेक्स्ट है बियरर चेक 85 सब सेक्शन 2, इसके बारे में बात करता है। वंस चेक इज इश्यूड एज ए बियरर चेक द बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेइंग द बियरर, मतलब अगर कोई बियरर चेक इशू किया गया है तो बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा बाय पेइंग द बियरर रिगार्डलेस ऑफ एनी एंडोर्समेंट। वंस ए बियरर ऑलवेज ए बियरर। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर एक चेक इशू किया गया है एज ए बियरर चेक तो बैंक कैन पे द मनी जिसके पास वो चेक है। द बैंक डज नॉट नीड टू चेक द एंडोर्समेंट ऑन द बैंक, बैंक को जरूरत ही नहीं है एंडोर्समेंट चेक करने की क्योंकि वो एक बियरर चेक है, ठीक है। अगर एक चेक बियरर चेक है ना तो वो हमेशा बियरर चेक ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोटेक्शन यहाँ पे ये है कि अगर बैंक पे करता है बियरर चेक को उस पर्सन को जो उसको प्रेजेंट करता है तो बैंक बाद में रेस्पॉन्सिबल नहीं होएगा, भले ही वो पर्सन रियल पर्सन ना हो जिसके पास वो चेक हो, अगर वो बियरर चेक है तो, ध्यान रखना। क्रॉस्ड चेक क्या होता है? क्रॉस चेक एक चेक होता है जिसमें दो पैरेलल लाइन होते हैं अपने टॉप कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है। विच मीन्स द चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड, मतलब वो बैंक के काउंटर पे जो कैश काउंटर होता है उस पे आप उसको कैश नहीं करा सकते हो, ये पे होगा ओनली थ्रू बैंक अकाउंट, मतलब ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में जा सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो सेक्शन 128 क्या बोलता है? अगर बैंक पे करता है क्रॉस चेक को इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉसिंग, ठीक है, थ्रू अनदर बैंक इट इज डीम्ड टू हैव मेड पेमेंट टू द ट्रू ओनर। सेक्शन 128 कहता है अगर बैंक पे करता है क्रॉस्ड चेक थ्रू अनदर बैंक, ठीक है, द बैंक विल बी प्रोटेक्टेड, बैंक प्रोटेक्ट किया जाएगा, भले ही बाद में पता चले जो पर्सन जिसको पैसा मिला है वाज नॉट द रियल ओनर, जिसको पैसा मिला है वो रियल ओनर नहीं है। पेइंग बैंक विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, पेइंग बैंक उस केस में रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, टेंशन ना लो। ए चेक लिखता है 50,000 रुपये के लिए बी को ताकि सेफ रहे, क्रॉस चेक लिखता है एक, ठीक है। ए ड्रॉ करता है दो पैरेलल लाइन ऑन द कॉर्नर, जनरली क्रॉसिंग उसी को बोलते हैं। सी जो कि एक चोर होता है वो चुरा लेता है चेक बी से, तो इस केस में सी कैन नॉट गो टू कैश काउंटर क्योंकि वो एक क्रॉस्ड चेक है टू गेट द कैश बिकॉज इट इज ए क्रॉस्ड चेक। तो अब वो चोर है तो थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ही, तो वो क्या करता है, सी ओपन करता है एक फेक अकाउंट इन डिफरेंट बैंक, बैंक वाई में, और डिपॉजिट करता है उस चेक को, ठीक है। तो बैंक एक्स किसका है? पेइंग बैंकर है। बैंक एक्स के पास वो चेक जाता है फ्रॉम बैंक वाई थ्रू द क्लियरिंग हाउस, ठीक है। बैंक एक्स देखता है कि चेक क्रॉस्ड है और दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय अनदर बैंक, मतलब वो दूसरे बैंक ने प्रेजेंट किया है बैंक वाई ने, ठीक है। कलेक्टिंग बैंक ने मतलब कि वो प्रेजेंट किया हुआ है। सिंस दिस मैचेस द टेनोर ऑफ ए क्रॉस्ड चेक एंड बैंक एक्स पे कर देता है पैसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इवन इफ बी जो ट्रू ओनर है लेटर कंप्लेन करेगी ही नेवर गोट द मनी, मतलब उसको कभी पैसा मिला ही नहीं, तो यहाँ पे बैंक प्रोटेक्ट होगा। क्यों प्रोटेक्ट होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि बैंक एक्स ने फॉलो किया है क्रॉसिंग इंस्ट्रक्शन एंड पेड थ्रू ए बैंक, ठीक है। लॉ इसको ट्रीट करेगा एज इफ द बैंक एक्स हैज पेड द ट्रू ओनर, तो इस केस में बी शू नहीं कर सकता है बैंक एक्स को, ठीक है, तो वो कलेक्टिंग बैंकर को या फिर सी को शू कर सकता है। तो ये प्रोटेक्शन किसको मिलती है? किसको मिलती है? पेइंग बैंकर को मिलती है अंडर सेक्शन 128, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको ना, इस स्लाइड को दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, ठीक है। इससे आसान मैं नहीं लिख सकता भाई, इससे आसान तो जब आपके साथ होगा तभी आपको पता लग सकता है। 2-3 बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ पेइंग बैंकर। द बैंकर बिकम लाइबल इफ ही पेज ए चेक रॉन्गफुली और नेग्लिजेंटली। बैंकर लाइबल होगा अगर वो पे करेगा चेक को रॉन्गफुली या तो नेग्लिजेंटली। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ फोर्ज्ड सिग्नेचर। अगर ड्रायर के सिग्नेचर फोर्ज्ड है ना तो पेमेंट इनवैलिड हो जाएगा, बैंक कैन नॉट डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। केस लो कैनरा बैंक वर्सेज कैनरा सेल्स कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय फोर्ज्ड सिग्नेचर एंड विड्रॉ मनी, उसने पैसा विड्रॉ कर लेता, बैंक यहाँ पे लाइबल होता फॉर द पेमेंट ऑन फोर्ज्ड सिग्नेचर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ड्रायर की सिग्नेचर फोर्ज्ड है ना तो ये नलिटी मानी जाएगी, ये नलिटी होती है। बैंक कैन नॉट टेक प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 85 एंड कैन नॉट डेबिट द कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर मटेरियल ऑल्टरेशन। अगर चेक मटेरियली ऑल्टर्ड है और बैंक पे करता है, स्टिल बैंक पे करता है, तो बैंक लायबल होगा, ध्यान रखना। मतलब कि उसमें कुछ भी काट
काट पीट के कुछ भी चेंज करने की ट्राई किया है और बैंक स्टिल पे करता है तो बैंक उस केस में भी लायबल होगा। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, जैसे कि अमाउंट में चेंज करना, डेट में चेंज, पेई में चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। अगर बैंकर एक्ट कर रहा होता है केयरलेसली तो वो लायबल होएगा, ठीक है। जैसे कि पेइंग ए चेक विद सस्पिशियस ऑल्टरेशन, तो बैंक वहाँ पे लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर मैंने आपको बताया वो बैंक होता है जो रिसीव करता है चेक को फ्रॉम ए कस्टमर और कलेक्ट करता है पेमेंट फ्रॉम ए पेइंग बैंक, ठीक है। कलेक्टिंग बैंकर एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ ए चेक फ्रॉम द पेइंग बैंकर। एग्जांपल, ए चेक देता है बी को, बी डिपॉजिट करता है चेक को अपने HDFC बैंक में, HDFC चेक को भेजता है SBI में पेमेंट के लिए। यहाँ पे SBI पेइंग बैंकर हुआ और HDFC कलेक्टिंग बैंकर हुआ है। तो ड्यूटी क्या होगी कलेक्टिंग बैंकर की? सबसे पहला है ड्यू केयर एंड डिलीजेंस। बैंकर को वेरीफाई करना होता है कस्टमर की आइडेंटिटी, एंडोर्समेंट वगैरह और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वगैरह, ठीक है। सेकंड है कलेक्ट फॉर कस्टमर ओनली। प्रोटेक्शन दी जाती है ओनली व्हेन बैंकर कलेक्ट चेक फॉर हिज कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के लिए ही उसको कलेक्ट करना होता है वो चेक। द पर्सन डिपॉजिटिंग मस्ट बी एन अकाउंट होल्डर, मतलब कि जो पर्सन डिपॉजिट कर रहा है चेक को वो एक अकाउंट होल्डर होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरीफाई क्रॉसिंग। बैंक मस्ट एंश्योर द चेक इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रॉसिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन। दे मस्ट प्रेजेंट द चेक फॉर कलेक्शन विद इन ए रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर देना होता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर चेक बाउंस होता है तो दे मस्ट इन्फॉर्म द कस्टमर इमीडिएटली, उनकी ये ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ कलेक्टिंग बैंकर्स, ठीक है। बैंक कैन कलेक्ट चेक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये हमने पढ़ी लिया है। राइट ऑफ बैंकर्स लियन, बैंक में एक्सरसाइज जनरल लियन ओवर प्रोसीड्स फॉर कस्टमर्स डेट। इसका मतलब होता है बैंक के पास राइट होता है पैसे रखने का अगर कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम ए चेक, अगर कस्टमर ऑलरेडी पैसे रखता है बैंक के तो। सेक्शन 131 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिंग बैंकर को। ये प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिंग बैंकर को अगेंस्ट ए शूट फॉर कन्वर्जन, मतलब सिविल थेफ्ट, इफ द कस्टमर हैड नो टाइटल टू द चेक दे डिपॉजिटेड। ये कलेक्टिंग बैंकर प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर चेक क्रॉस्ड है, अगर बैंकर एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, अगर बैंकर एक्ट कर रहा है विदाउट नेग्लिजेंस, या फिर कलेक्ट कर रहा है चेक को फॉर कस्टमर। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भले ही चेक डिफेक्टिव टाइटल हो, चेक का पहले कोई डिफेक्टिव टाइटल हो, बैंकर यहाँ पे लायबल नहीं होगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। केस लॉ लेड ब्रोक वर्सेस टोड। बैंक कलेक्ट करता है चेक फॉर कस्टमर हु हैड नो प्रॉपर टाइटल, उसका कोई प्रॉपर टाइटल नहीं था। बैंक इस केस में लायबल था क्योंकि वो नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा था। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि प्रोटेक्शन तभी मिलती है अगर बैंकर नेग्लिजेंटली एक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेज इंडस्ट्रियल चेन कंसर्न 1990 का केस है। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा था कि बैंक मस्ट वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ न्यू कस्टमर व्हेन ओपनिंग एन अकाउंट। फेलियर टू डू सो इज नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 131। अगर आप फेल होते हो उस चीज को करने में तो वो नेग्लिजेंस मानी जाएगी अंडर सेक्शन 131। लायबिलिटी क्या होती है, कलेक्टिंग बैंक लायबल होता है इन केस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है रॉन्गफुली डीलिंग विद समवन एल्सेज प्रॉपर्टी। अगर बैंक कलेक्ट करता है चेक को फॉर समवन हु हैज नो टाइटल, द ट्रू ओनर में शू द बैंक। ट्रू ओनर शू कर सकता है बैंक को, जैसे कि ए क्या करता है, चुरा लेता है चेक बी से और डिपॉजिट करता है सी को, ठीक है। तो अगर बैंक ने उसको नेग्लिजेंटली कलेक्ट किया है तो बैंक लायबल माना जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफरेंस मतलब पेइंग बैंकर होता है जो पे करता है चेक को, कलेक्टिंग बैंकर जो कलेक्ट करता है। इसका रोल होता है टू मेक पेमेंट, इसका रोल होता है टू रिसीव पेमेंट। रिलेशनशिप ड्रार के साथ होता है, इसके रिलेशनशिप होता है पेई के साथ। प्रोटेक्शन दी गई सेक्शन 10 और 85 में। सेक्शन 131 प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिंग बैंकर को अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो। कौन सी कंडीशन, ये वाली सारी कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क। यहाँ पे रॉन्ग पेमेंट का रिस्क होता है, यहाँ पे कन्वर्जन का रिस्क होता है कलेक्टिंग बैंकर को। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। एग्जाम बंडल, नोट्स वगैरह, इस सब्जेक्ट के सारे नोट्स वगैरह, PYQ वगैरह, डिटेल नोट्स बहुत मैंने बनाए हुए हैं। जाकर के यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। इनमें से कोई भी चीज़ आपके काम किया तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यूट्यूब वीडियो, PPT वगैरह ये सब देख लेना। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक आ रही है, उससे सेम PPT डाउनलोड हो जाएगी, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे जो वीडियो आ रही है इसको देख लेना। इस प्लेलिस्ट से अपना बचा हुआ सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आपका आज या फिर आने वाले टाइम में एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।